नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि देश के 90% लोगों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इनके साथ न मीडिया है, न जुडिशरी और न ही ब्यूरोक्रेसी। राहुल ने यह टिप्पणी झारखंड के रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान कही। राहुल ने कहा कि ये लड़ाई दो किताबों मनुस्मृति और संविधान के बीच की है। आज संविधान के सम्मान के साथ ही उसकी रक्षा भी करने की जरूरत है। केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल बोले कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के बैंक अकाउंट बंद करवा दिए, लेकिन तब भी हम संविधान के लिए मजबूती से लड़े। आदिवासी समुदाय का मुद्दा उठाते हुए राहुल ने कहा कि आदिवासी देश के पहले मालिक है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास धन, संस्थाएं, मीडिया, सीबीआई, ईडी, आईटी सब कुछ है। हमारे पास सच्चाई है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन शनिवार को 15वें दिन भी जारी रहा। अभी तक 6 डॉक्टरों के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर से आमरण अनशन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह सोमवार को चर्चा करने के लिए डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे। लेकिन आप किसी भी मीडिया पर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से अस्पतालों में होने वाली असुविधाओं को किस तरह से पेश किया जा रहा होगा, ये आप सब जानते हैं। वहां किसका पक्ष लिया जा रहा होगा, किसका विपक्ष लिया जा रहा होगा, आप इस पर भी आप पूरे चैनलों को देख कर आप पलट कर देखें तो आपको पता लग जाएगा। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर बहराइच दंगा पीड़ितों से मिलने जा रहे मौलाना हकीमुद्दीन कासमी के साथ कई उलेमाओं को शनिवार शाम लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और बहराइच जाने की अनुमति नहीं दी। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने देशवासियों से रविवार को उपवास रखने की अपील की है। वजह हिमालय की साझी विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करना है। वांगचुक ने कहा कि जो लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं वह अपने बच्चों के भविष्य, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी व खाद्य सुरक्षा का समर्थन कर रहे हैं। हिमालय हम सभी का, इसकी रक्षा होगी तो मानवता का भविष्य सुरक्षित रहेगा। वांगचुक दिल्ली के लद्दाख हाउस में 15 दिनों से अनशन पर है। पुलिस की सख्त निगरानी में वांगचुक और उनके साथी प्रदर्शनकारियों का धरना अनशन जारी है। अब भाजपा ने 9 राज्यों में 24 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए। पार्टी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के सामने नाव्या हरिदास को उतारा है। हमास नेता याह्या सिनवार की मौत से बौखलाए लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाया। इजरायली पीएमओ ने कहा कि ड्रोन ने भूमध्य सागर के तटीय शहर केसरिया में उनके आवास को निशाना बनाया। हालांकि न तो नेतन्याहू न ही उनकी पत्नी उस वक्त घर पर थी। इजरायली सेना ने बयान में कहा कि शनिवार को लेबनान से 3 ड्रोन दागे गए। 2 ड्रोन सेना ने मार गिराए, लेकिन उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से हमला रोकने में विफल रहा। महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव संभवतः सबसे दिलचस्प होने जा रहे हैं। 2 गठबंधन के जरिए 6 प्रमुख दल सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि सबके सुर अलग अलग होंगे। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में तीनों दल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार में आरक्षण को लेकर 3 राय बन रही है। यही स्थिति विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की है। इसके कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार ने भी अलग अलग मुद्दों पर प्रचार की रणनीति बनाई है। इस असमंजस के चलते ही सत्ता पक्ष के तीनों दलों के नेताओं की बैठक शुक्रवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर हुई। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख दलों को चुनाव प्रचार रणनीति की अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को महाराष्ट्र के संसाधन गुजरात ले जाने समेत मराठी अस्मिता को जोर शोर से उठाने का जिम्मा सौंपा गया है। कांग्रेस को सरकार के कथित भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रचार की पूरी रणनीति उद्धव ठाकरे संभालेंगे, जबकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार व नाना पटोले उनके साथ तालमेल से काम करेंगे। तीनों दलों में इस बात पर पुख्ता सहमति बनी कि महायुति सरकार के खिलाफ जो माहौल लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया उसे बनाए रखा जाए। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव पर एलजी मनोज सिन्हा ने मंजूरी दे दी है। यह आग्रह गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा किया गया था।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करना एक सुधार प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। अब देखना यह है कि राज्य का दर्जा कितनी जल्दी और कितने समय में बहाल किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने अब अपनी फुटबॉल, अपनी गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। देश में पहली बार सोना 80,000 रुपए के पार हो गया है, यानी मंगलसूत्र बनाना अब और भी महंगा हो गया है। विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष होगी। वह 2016 से 21 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है। वहीं प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि संसद में विपक्ष जिस तरह की भूमिका में रहता है, सुप्रीम कोर्ट को वैसा बनने की जरूरत नहीं है। हम जनता की अदालत और उसी स्वरूप को मजबूत करना चाहिए। कानूनी सिद्धांत की गलतियों के लिए अदालत की आलोचना करने का अधिकार है, पर इसकी भूमिका और काम का मूल्यांकन केस के फैसलों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव आते ही पेट्रोल, जीएसटी, इनकी दरों पर बात करना शुरू हो जाती है। जीएसटी दर को आसान बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने शनिवार को 20 लीटर की पानी की बोतल, साइकिल और अभ्यास नोटबुक पर टैक्स की दरें घटाने का फैसला किया है। यानी जीएसटी की पानी की बोतलों पर 18% था, इसी की क्रिया में नोटबुक पर 12% था। यानी कि आपकी पढ़ने वाली नोटबुक पर भी जीएसटी 12% था। गायक दिलजीत दोसांझ बिलबोर्ड कनाडा में शामिल किए गए हैं। ये सम्मान पाने वाले दिलजीत पहले भारतीय हैं। बिलबोर्ड कनाडा संगीत से जुड़ा पुरस्कार है। दिलजीत पंजाब के वो कलाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण परियोजना के काम को फिर से शुरू किया है। नायडू का यह ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने रद्द कर दिया था, यानी अमरावती को राजधानी बनाने का काम फिर से शुरू किया है। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला एक दिन बाद फिर शुरू हो गया। शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके चलते विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग्स कराई गई। फिर प्रोटोकॉल के तहत पूरी जांच पड़ताल के बाद विमानों को रवाना किया गया। एक जैसी इतनी धमकियां मिलना संयोग नहीं बल्कि किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा लगता है। यह ऐसी गुत्थी है जिसकी तह तक जाने की जरूरत है। एक हफ्ते में 70 से ज्यादा कॉल, इससे एयरलाइंस और यात्री परेशान हो रहे हैं। हैरानी की बात है कि इस तरह की धमकियां सिर्फ इंडिया कंपनी को ही मिल रही। इन सवालों के जवाब के लिए खुफिया एजेंसियों को एकजुट होकर समस्या ढूंढनी होगी। अगर हॉक्स कॉल करने वाले स्मार्ट है तो सरकारी एजेंसियों को उनसे 2 कदम और आगे बढ़ना होगा। यह दैनिक भास्कर की खबर। जितेंद्र भार्गव, पूर्व कार्यकारी निदेशक एयर इंडिया के, उनके ये कहना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।